जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। हूबहू आपके परीक्षा जैसे प्रश्न होंगे, इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब हमारे पास परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो अब हम केवल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे ताकि हर प्रकार के प्रश्न हमको मिल सकें और सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने का जब हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा सा, तो परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उनको हल करना आसान होगा। तो ये साथियों एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण सेट आपके लिए है, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और टोटल जो है 100 प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और एक भी प्रश्न मिस मत करिए। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, और आप साथियों हल करते रहिए अपने हिसाब से, अपने मन में, और पेन कापी लेकर बैठिए ताकि सभी प्रश्न आप हल करके और टिक लगाइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल ... में स्थित है। तो अतरंजी खेड़ा जो पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपने मन में टिक लगाते रहिए, बार बार मैं नहीं कहूँगा, और अंदाज़ा लगाइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। तो चलिए इसका जो साथियों उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें पाया गया है? तो जो साथियों पुराने समय में राजा राज्याभिषेक समारोह करते थे वो साथियों किस ग्रंथ में पाया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऐतरेय ब्राह्मण में पाया गया है, और ये साथियों ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको भी आप जानते रहिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश साथियों सारनाथ में दिया था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ ऋषिपत्तन जिसको जानते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में, जो पाकिस्तान के लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण आपका किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसने? औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है, ... 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। तो 1857 के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर था, और उसी को बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, और ये साथियों 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। तो बदरुद्दीन तैयबजी नाम याद कर लीजिए, ये राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिएगा। अगला हमारा है प्रश्न, इसमें साथियों आपको बताना है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि पहले कौन सी घटना हुई थी, इसके बाद कौन सी हुई थी, इस हिसाब से हमको इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका जो साथियों बंगाल विभाजन हुआ था, ये साथियों कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अगला जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये पहले होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन पहले कहाँ पर है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर, और इसके बाद आपका पहला वाला दूसरे स्थान पर होना चाहिए। तो इस यहाँ दूसरा, पहला वाला दूसरे स्थान पर यहाँ है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका सन आप याद कर लीजिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, बंगाल विभाजन का हुआ था 1905 ईस्वी में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा NG रंगा। NG रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे, NG रंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का संबोधन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो साथियों पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश साथियों सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ 4096 किलोमीटर। और अगर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आपका अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा बनाता है, और कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए। और साथियों दूसरे नंबर पर आपका चीन है जो भारत के साथ लंबी सीमा बनाता है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, तो पहले स्थान पर आपका हो गया बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा साथियों कहाँ पर है? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में है, और भारत के सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर साथियों हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दूं कि ये आपका साथियों इस तरह से कुछ जो आपका नक्शा है भारत का जो है किधर पूर्वी एरिया में, तो इधर साथियों पूरा बांग्लादेश है देखिए। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो ये आपका त्रिपुरा है। जो त्रिपुरा राज्य है ये साथियों तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इधर पूरा जो राज्य हैं, कई राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये साथियों बहुत ही लंबी सीमा बनाते हैं। कितना? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? सही है की बात कर रहा है, तो चलिए एक एक को चेक करते हैं। तो साथियों आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ए वाला, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दूसरा है रणथंभौर। रणथंभौर साथियों महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में है, तो इसको भी आप जानते रहिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, रणथंभौर राजस्थान में, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा काबुल लामजाओ। जो काबुल लामजाओ है साथियों ये मणिपुर में है, और ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? काबुल लामजाओ। तो अगर प्रश्न उठता है कि एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन है भारत में, तो काबुल लामजाओ है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। अगला हमारा है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली साथियों कहाँ पर है? केरल में है। और साथियों सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? साइलेंट वैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? तो जो साथियों हमारा सूर्य है उससे साथियों क्रम के अनुसार हमारा पहले पर आपका आता है बुध, फिर आपका आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर इसके बाद आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, तो इसमें चलिए चेक करते हैं। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध साथियों सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और जो शुक्र है इसको साथियों भोर का तारा, सुबह का तारा भी कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र है। ठीक है, और साथियों मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। क्या? लाल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। और क्यों कहते हैं? यहाँ पर पानी अधिक पाया जाता है, और जब हम अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो नीला नीला दिखाई देता है, तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज साथियों पर हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है, तो इसको आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था साथियों सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जो सबके लिए हो। ठीक है, और निजी क्षेत्र ऐसा होता है जो एक पर्सनल व्यक्ति का होता है। तो ऐसे दोनों क्षेत्रों का मिला जुला जो रूप होता है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का साथियों मैंने एक मैराथन क्लास लिया है साथियों, 100% एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट का वो क्लास है, और हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से मैंने वीडियो बनाया है, और वहाँ अगर उसको आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका वहाँ से गलत नहीं होगा। ये सभी चीज़ें मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ में, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर ना देखे हो तो जाकर जरूर देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वर्तमान में सेबी
के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष आपके माधवी पुरी बुच जो हैं, ये सेबी के अध्यक्ष हैं। और सेबी का जो साथियों हिंदी में उसको क्या कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड हिंदी में कहा जाता है। अगला है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। तो साथियों आप जानते हैं कि हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने कृषि को महत्व दिया था और काफ़ी अच्छा विकास हुआ। लेकिन साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने किसको दिया था महत्व, उद्योगों को दिया था। ठीक है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना साथियों कब चालू हुआ था, 1951 से चालू हुआ था और 1956 तक 5 वर्ष तक चला। और इसके बाद आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। इसका समय भी आप जानते रहिए। अगला हमारा है हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। हरित क्रांति का जनक साथियों किसको कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। और ये साथियों विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और जो साथियों अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साथियों पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1 जुलाई 1955 को इसको साथियों राष्ट्रीयकृत करके इसका नाम क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिए, अस्थायी लिखा है और ये साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये साथियों अस्थायी रूप से बना दिए गए थे। ठीक है, तो जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसके बाद साथियों 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य चुना गया, अस्थाई सदस्य। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो साथियों मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए कितने अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, तो आपके अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित वर्णन इसमें दिया है, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग की बात करें तो भाग 3। ठीक है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। ठीक है, क्या सही है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद जो 44 है साथियों ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति साथियों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। और साथियों संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसका साथियों जो गठन करते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और 281 के तहत जो है इसका गठन किया जाता है। और जो आपका वित्त आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसको भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आपका भाग कौन सा जोड़ा गया था, भाग 9। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये साथियों जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था ये साथियों किससे था, ग्राम पंचायत से था। ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित संशोधन था और इसके द्वारा साथियों भाग 9 जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारसेक ... की एक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरी का जो साथियों मापन, जो लंबी दूरियों का मापन किस में किया जाता है, पारसेक में किया जाता है। ठीक है, और आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक सीधी सड़क पर कार की गति ... गति का उदाहरण है। तो अगर सीधी सड़क है और उस पर कोई कार गति कर रही है साथियों तो किसका उदाहरण हो जाएगा, रेखीय गति का। रेखीय गति मतलब सीधा गति। ठीक है,
और वक्री गति मतलब गोलाकार गति, ठीक है। अनियमित गति मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक तत्व में समस्थानिकों में डॉट डॉट होते होती हैं, ठीक है। क्या होता है जो साथियों, एक तत्व मान लीजिए जैसे आपका हाइड्रोजन है, इसके समस्थानिक होते हैं 1H1 और 1H2 1H3, ठीक है, ठीक है। तो आपका इस तरह से इसका होता है, ठीक है, क्या समस्थानिक हाइड्रोजन का। तो इसमें आपका होता है साथियों क्या, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जैसे आपका हो गया प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। जो साथियों H1H है, ठीक है, 1H1 उसको साथियों हम प्रोटियम कहते हैं, और जो साथियों 1H2 है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम कहते हैं, और जो 1H3 है उसको हम ट्राइटियम कहते हैं। तो जो साथियों 1H1 होता है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, जो 1H2 है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है, और जो 1H3 है उसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या 3 होती है। ये साथियों आपका परमाणु क्रमांक है, तीनों का परमाणु क्रमांक समान रहेगा, 1 है, ठीक है, लेकिन जो उनका साथियों परमाणु भार होता है वो भिन्न भिन्न होगा। देखिए जैसे पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, ठीक है। तो इसमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक किसको कहते हैं, आपका मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर जो है प्रयोग किया था, ठीक है। और आपका हो जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है, क्लाउड बर्नार्ड। और आपके जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एक्स्ट्रा जानकारी। अगला प्रश्न है हमारा, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब जो सभी रक्त वर्ग को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो सर्वग्राही वाला रक्त समूह रखता हो उसको साथियों कोई भी रक्त समूह आप चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा AB+। AB+ जो होता है वो सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता की बात करें तो O- जो होता है इसको सर्वदाता कहते हैं। तो आप, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे गणित के प्रश्न, ठीक है। तो हूबहू साथियों इसी तरह के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, इस बार भी साथियों इसी तरह के प्रश्न आपके आए हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन पर साथियों समझाने में समस्या होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आगे अभी आपके साथियों हिंदी के और अभी आपके करंट के अभी और आपके GK GS के तमाम प्रश्न बचे हुए हैं, तो उनको मैं साथियों अच्छे से आपको बताऊँगा, जैसे शुरू में बताया। तो पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन किस तरह के आए थे। 775 × 775 × 775, फिर धन 225 × 225 × 225, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर कुछ आपको साथियों काम सेम दिख रहा है। जी हाँ, ऊपर अगर हम साथियों 10 10 10 कॉमन ले लें तो ये नीचे वाले के तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम साथियों तीनों में 10 कॉमन लेंगे तो 1000 बनेगा, और यहाँ पर भी तीनों में 10 कॉमन लेंगे तो 1000, ठीक है, प्लस के इधर। तो दोनों में हमारा 1000 कॉमन है, तो 1000 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर आपका बचेगा क्या, फिर आपका बचेगा 77.5 की घात 3 धन 22.5 की घात 3, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा साथियों 77.5 की स्क्वायर धन 222.5, ठीक है, 22.5 की घात 2 और माइनस 77.5 × 22.5, ठीक है। तो ये आपका देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, A की 3 धन B की 3, ठीक है, बटे A² धन B² माइनस AB। तो जब साथियों इसको हम ऊपर वाले को, ठीक है, हल करके इसको सॉल्व करेंगे तो A+B आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, आप जानते होंगे। तो A+B मतलब 77.5 धन 22.5। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन B, यानी कि कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है गणित का, देखिए ध्यान से। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है, ठीक है, तो आपका परिणाम क्या आता है, 782। चलिए हम मान लेते हैं कोई संख्या x है और x में पहले 15% की वृद्धि होती है, तो हमारा जो संख्या होती है साथियों कितना होता है, 100% होता है। तो 15% की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 115/100, ठीक है, गुणे पुनः कहता है फिर 15% की कमी होती है। तो 15% की कमी मतलब 100% है हमारा टोटल संख्या, तो कितना बचा 85/100, और ये बराबर हो गया आपका साथियों 782 के। तो इसको जब आप हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 800, यानी कि वह संख्या कौन सी है 800। और फिर आगे कहता है यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, यानी कि पुनः 800 का 25% हम कमी कर देंगे तो 75/100 हो जाएगा, गुणे
फिर 25% की वृद्धि हो, यानी कि अब हमारी संख्या कितनी है 75% निकालने के बाद पुनः 100% हो जाएगी, तो 125/100 हो जाएगा 25% की वृद्धि करने पर, और पुनः 20% की कमी होने पर 80/100 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना 600। ठीक है, तो इस तरह से एक बार में नहीं समझा पाया, स्क्रीन पर नहीं आता साथियों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आपका उत्तर हो जाएगा 600। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर साथियों आपका किस तरह से है, देखिए 964 धन 578 का होल वर्ग, फिर आगे है प्लस करके 964 माइनस 578 का होल वर्ग। ठीक है, तो इसमें और नीचे है गुणे में वही चीज़ है। तो ये देखिए ये आपका कौन सा सूत्र बनेगा। ठीक है, ऊपर है आपका a धन b का होल वर्ग प्लस a माइनस b का होल वर्ग। ठीक है, बट a स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का आपका फार्मूला ये बनेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा साथियों। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ये साथियों सब कट जाएगा, क्या सब कट जाएगा, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, और आगे आपका प्लस है प्लस ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कट गया और बचा आपका ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर धन 2b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बटे में आपका क्या है a स्क्वायर धन b स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 2 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा 2। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 37 सही 1/2 प्रतिशत को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो पहले तो आप ये जानिए कि अगर कोई भिन्न संख्या है जैसे 3/8, अगर हम इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में, तो इसमें केवल आपको गुणे 100 कर देना है, ये प्रतिशत में अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साथियों 75/2। ठीक है, क्योंकि 37 का 2 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो आपका 75/2 आ गया। तो उसी तरह से आपका साथियों अगर हम 3/8 में 100 का गुणा कर दें तो आपका क्या आ जाएगा 75/2 हल करने पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। ठीक है, तो ए है और अनुपात बी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा साथियों, ए अनुपात बी है और दिया है कि 9:10। ठीक है, इनका अनुपात दिया है। फिर कह रहा है ये साथियों कब है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात हो रहा है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। तो 12:13 होगा, ये कब होगा 4 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष बाद ये है। ये 4 वर्ष पहले और ये 4 वर्ष बाद, तो अगर टोटल गैप देखा जाए तो हमारा कितना बन रहा है 12 का बन रहा है, और प्रतिशत और ये अनुपात में कितने का बन रहा है 3 का, दोनों में 3 का। ठीक है, तो 3 बराबर कितने के 12 के, तो जब 3 बराबर 12 के तो आपका 3 चौके 12, यानी कि 1 का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, जब 1 का मान 4 आ गया तो आपका ए का कितना है 9:10, ए अनुपात ठीक, तो ए का आयु क्या हो जाएगा 9 × 4, 9 चौक 36। ठीक है, और ये क्या होगा 8 वर्ष पहले का। ठीक है, 8 वर्ष पहले का ये आयु का अनुपात है। ठीक है, तो ए का आयु कितना आ गया 36 आ गया। अब 8 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 8 वर्ष पहले का ये जो है उम्र है, तो 8 वर्ष जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ए की आयु कितना आ गया आपका 44 आ गया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो ए की आयु कितना आया 44, और 6 वर्ष के बाद, ठीक है 6 वर्ष अधिक है किसकी सी की, तो आपका कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब आगे आपका साथियों हिंदी आ गया। चलिए अब फटाफट हिंदी को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी सही है। तो आपका साथियों जो अनुगृहीत है वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अनुगृहीत। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है, अगला हमारा है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं अप्रत्याशित, अप्रत्याशित उसको कहते हैं जिसकी पूर्व से में कोई आशा ना हो, और जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, अकाल का पर्यायवाची, अकाल का पर्यायवाची साथियों दुर्भिक्ष होगा, दुर्भिक्ष ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आकाश का विलोम क्या होगा साथियों, आकाश का विलोम पाताल होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका इंग्लिश पैसेज। तो इंग्लिश वाले पोर्शन को अभी हम छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसको आपको समझाने में टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग पर आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रीजनिंग को हल करेंगे, इसके बाद आपके करंट को हल करेंगे और जीके जीएस को हल करेंगे, तब आपका इंग्लिश पैसेज को हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि मदर को
QDGSNL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SHEATH को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, तो पहले हमारा इस शब्द और इस शब्द के बीच संबंध को खोजना पड़ेगा कि क्या संबंध है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। आप वीडियो रोक कर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और चलिए अब उत्तर देखते हैं। देखिए, जो R है लास्ट का, ये साथियों अगर इसमें हम एक माइनस कर दें आर में, यानी कि आर से एक अक्षर पीछे जाते हैं तो आपका क्यू आता है। उसी तरह से आपका ई जो आर के पहले है, इसमें हम एक अक्षर कम करेंगे तो डी आएगा। ठीक है, उसी तरह से यच में एक अक्षर करेंगे कम तो जी आएगा, टी में एक अक्षर कम करेंगे तो यस आएगा, ओ में एक अक्षर कम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा, और यम में एक अक्षर कम करेंगे तो यल आ जाएगा। ठीक है, एक एक अक्षर कम हुआ है, ठीक है, लास्ट से, और उसको लास्ट वाले अक्षर को कहाँ पर पहले लिख दिया गया है। तो इसी तरह से आपका एच से एक अक्षर कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आएगा, जी, और फिर टी से एक अक्षर कम करेंगे तो यस आएगा, और आपका ए से एक अक्षर कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जड आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपका ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ऑप्शन ये पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपका इसी तरह से 2-3 अक्षर आपका मिल जाता है और कोई ऑप्शन में नहीं है तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आप अपना आंसर टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड रिलेशन का है। तो यम की पत्नी यन की पुत्र वधू है। जो साथियों एम की पत्नी है, वाइफ है, ठीक है, पत्नी, वो साथियों एन की पुत्र वधू है, यन की पुत्र वधू है, यानी कि जो यन है वो यम का पिता है और पत्नी, यम की पत्नी यन की पुत्र वधू हो जाएगी। ठीक है, ये, और साथियों आगे बोल रहा है पी ओ का पति है। ओ का पति कौन है, पी है, पी। ठीक है, ये पति है ओ का। और साथियों फिर आगे कह रहा है कि जो यम की बहन है, ओ जो है साथियों यम की बहन है, यम की बहन है। अगर साथियों ओ जो है यम की बहन है तो ओ का पिता कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा, और जब ओ का पिता यन हो जाएगा और ओ का जो पति है वो यन का क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, कैलेंडर का। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका एक कोड आता है, अथवा आप बेसिक जानकारी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोड होता है 033 614 625 035। तो आपका जनवरी से दिसंबर तक का कोड होता है, और उसके आधार पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको साथियों ये कोड कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, इसके बाद आप फटाफट उत्तर ले आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है और एक असमान है, उस शब्द का चयन करना है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो साथियों आपका त्वचा विज्ञान है, वृक्क विज्ञान है और हृदय रोग विज्ञान है, ये साथियों आपका एक शरीर से संबंधित, ये सभी शरीर के जो अंग हैं उसका विज्ञान है, तो ये साथियों आपके एक समान हो जाएंगे। लेकिन जो कवक विज्ञान है ये साथियों अलग प्रजातियों का एक विज्ञान अलग से है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब आपके आगे करंट के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के। और साथियों मैंने जो है करंट अफेयर्स का एक मैराथन वीडियो बताया है, और उसमें साथियों आपको संपूर्ण करंट अफेयर्स सॉल्व करा दिया गया है, और एक भी साथियों प्रश्न इससे बाहर नहीं जाता है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, आपको बहुत ही कम समय में बेहतरीन चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार परीक्षा से पहले जरूर देख कर जाएँ। चलिए अब करंट के क्वेश्चन को देखते हैं। जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS विक्रांत, INS विक्रांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये साथियों जुलाई 2022 में ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है और समुद्री परीक्षण का इसका जो चौथा चरण है सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में प्रथम भारत शिशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साथियों भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। तो जो अग्रदूत समाचार पत्र है ये साथियों असमिया भाषा में प्रकाशित होता है, और इसकी स्थापना साथियों असम राज्य के वरिष्ठ पत्रकार कनकसेन डेका के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब ये साथियों पहले किया गया था, लेकिन 1995 से ये साथियों दैनिक अग्रदूत जो है नियमित रूप से हो गया, पहले 2 साप्ताहिक समाचार पत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्त सेवाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, महिंद्रा कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल नहीं है। बाकी जिनको मंजूरी मिला है साथियों विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए, उसमें आपका HDFC लिमिटेड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राहुल नार्वेकर। ठीक है, राहुल नार्वेकर जो है वो 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था या भारत किस स्थान पर था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 35वें स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर? 35वें स्थान पर था शांति सूचकांक में, वैश्विक शांति सूचकांक में। आपको बता दें कि जो साथियों IEP है, IEP है क्या? IEP इसको कहते हैं साथियों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये साथियों जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक। तो अगर पूछा जाए कि वैश्विक सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन है? IEP ये है, जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, और ये साथियों जब जारी किया 2022 में तो आपका भारत 135वें स्थान पर, और साथियों सबसे शीर्ष स्थान पर कौन था? आइसलैंड, और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, और तीसरे स्थान पर आयरलैंड। ठीक है, और सबसे निचले स्थान पर कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ पर है? NTRI कहाँ पर है? NTRI को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। तो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपका दुबई में। कहाँ पर? दुबई में किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुबई में। ठीक है, और इसका जो साथियों थीम था क्या था? ये साथियों ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका साथियों थीम था। तो इसको भी आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो केरल में शुरू की गई सुरक्षा मित्र परियोजना। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? तो अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया है। और एक साथियों टीबी परीक्षण एक जारी किया गया है, वो अपने देश का बना हुआ है, स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण चालू किया गया है। उसका नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो उसका नाम है साथियों CTB। क्या? CTB उसका नाम है। इसको भी आप जानते रहिए। आगे आपके आगे साथियों जीके के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा का नाम है साथियों म्यांमार क्यात। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घुमुरा ... का लोक नृत्य है। तो घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घुमुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन साथियों आपका पश्चिम बंगाल में है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको रट लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको लग रहा है। ठीक है, तो आपका कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। अगला है, भारत में कितने राज्य हैं? ठीक है, भारत में जो साथियों आपका वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक साथियों नई दिल्ली में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय साथियों आपका स्थित है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू जो साथियों किस देश में है? नेपाल देश में है। वहाँ पर आपका सार्क का जो साथियों सचिवालय स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली आपकी साथियों हैं सिनी शेट्टी इनका नाम है। क्या? सिनी शेट्टी हैं। और ये साथियों जीती हैं मिस फेमिना इंडिया का खिताब 2022 का। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जून को। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, एक पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। तो पुस्तक का नाम काफ़ी लंबा है, 2 बार आप देखिए एक बार फिर से, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। इसके साथियों लेखक कौन है? विनोद राय। विनोद राय जो है इसके लेखक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए। अगला है हमारा प्रश्न, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक हैं जो साथियों चारों ग्रैंड स्लैम में, ठीक है, टेनिस के 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले एकल पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपका साथियों आ गया हिंदी गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना रहता है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इसी के आधार पर उसका उत्तर देना रहता है। तो चलिए पहले गद्य को तेजी के साथ पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। ठीक है, इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको साथियों एक माइंड सेटअप बन जाएगा कि आप अगर पूरा गद्य एक बार पढ़ लेते हैं तो क्या नीचे दिए गए आंसर्स को आप एक बार पढ़ने के बाद दे लेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते हुए भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे। ठीक है, घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। ठीक है, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सिर्फ आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। आगे होगा, श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। जीवन पर्यंत घूमते रहे। कौन? महावीर स्वामी। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्मक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म को की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो चलिए अब आपके प्रश्न के उत्तर देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से बताना पड़ेगा। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में देखा था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली में। ठीक है, और पावापुरी में क्या दिया था? उनकी मृत्यु, ऊपर पैराग्राफ के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ठीक है, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा स्वाधन छंद स्वच्छंद। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है हमारा साथियों, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तब उनकी अवस्था साथियों कितनी थी? 35 वर्ष थी। अभी हमने ऊपर देखा है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक प्रश्न और बचा है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है साथियों वैदिक धर्म, वैदिक धर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका साथियों एक पैराग्राफ पुनः दिया रहेगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा और इसके आधार पर आपको 5 और प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम है। ठीक है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। ठीक है, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझाना इतना बहुत आसान होता। चलिए अब आपके उत्तर देते हैं। आपका प्रश्न है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा उसके हिसाब से हम उत्तर देंगे। ठीक है, पहला है शून्य प्रकृति प्रदत्त है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था? शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है शून्य मानव जनित आविष्कार है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दूसरा सही, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया। ऊपर हमने पढ़ा, बाकी के सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा सबसे कठिन है समझाना? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य 1 से छोटा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि साथियों यह समझाना सबसे कठिन होता है कि शून्य 1 से छोटा है। ऊपर हमने पढ़ा कि नहीं, याद है कि नहीं? ठीक है, तो अगला हमारा है, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो आपका भारत ने दिया। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा, सब चीज़ें आपके वहीं से हैं। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे।
ठीक है, और वास्तविक मतलब होता है जो अस्तित्व में हो, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता ना होना। मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता ना होना, क्योंकि शून्य क्या है, अमूर्त है। ठीक है, तो चलिए अब आपके साथियों आ गए क्वेश्चन क्या, पाई ग्राफ तालिका चार्ट के। तो साथियों थोड़ा स्क्रीन पर आपको समझाने में दिक्कत होगी इन प्रश्नों को, तो इसका साथियों जो हल है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप वहाँ से साथियों इसका हल भी देख सकते हैं और एक एक प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलिए जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपके छूटे थे थोड़ा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। चलिए साथियों, इस अंग्रेजी के गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे, जैसे हमने थोड़ा बहुत देख लेते हैं। When I finally found a gym I liked, जब मैंने फाइनली रूप से एक जिम को पाया तो मैंने उसे पसंद किया। विद द बेस्ट ट्रेनर्स, यानी कि सबसे अच्छे ट्रेनर को। ठीक है, तो ये साथियों आपको इसको पढ़ेंगे और इसके मीनिंग को समझेंगे, तो इसके बाद आपको उत्तर देना रहेगा। जैसे पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड, यानी कि अपने जो उसका सोशल मीडिया फीड है उससे कौन सी पोस्ट को हटाना चाहता है, किस टॉपिक के, फूड की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके उत्तर आपको मिल जाएंगे। व्हाट हैज़ द राइटर सक्सीड इन डूइंग। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटेंडेड 30 जिम क्लासेज विदाउट अ ब्रेक। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, आई चैलेंज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से चैलेंज किया। ठीक है, टू गो टू जिम फॉर 30 क्लासेज स्ट्रेट एंड आई डिड इट। ठीक है, सीधा मैंने 30 क्लास लेने का अपने आप से क्या किया, चैलेंज किया, चुनौती अपने आप को दिया और मैंने ये कर लिया, आई डिड इट। तो यहीं से आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा, अर्थ को निकालना होगा कि क्या पूछ रहा है हमसे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज रिलेटेड टू चॉकलेट। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ लोफ। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। आपको देना है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अलार्म का पर्यायवाची, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, तो अलार्म का आपका साथियों पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पैनिक। ठीक है, तो 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44 का ऑप्शन सी, पैनिक, अलार्म का पैनिक। अगला है हमारा गिव द एंटोनिम, यानी कि कंप्लीट का आपको एंटोनिम देना है, तो आपका कंप्लीट मतलब पूरा और पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक साथियों प्रश्न छूट गया था, किसका, रीजनिंग का। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे प्रफुल्लित, ठीक है, प्रफुल्लित अनुपाते उदास समानुपाते शांत, इसको बताना है। तो यानी कि इसका संबंध इससे है, क्या है, वही संबंध आपको आगे रिलेट करना है। इन चारों ऑप्शंस में थे। देखिए प्रफुल्लित का उदास, यानी कि प्रफुल्लित का विलोम क्या हो जाएगा, उदास। उसी तरह से साथियों शांत करना का विलोम क्या हो जाएगा, क्रिया है ये। ठीक है, क्रिया है, तो शांत करना का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, भड़काना, ऑप्शन डी। तो साथियों उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को हल किया होगा, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से इसका PDF आपको मैं दे दूंगा हल सहित। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।